आर्यभट्ट स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7 के प्रकाश चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, पार्ट 1 हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के बारे में और प्रकाश के स्रोत के बारे में पढ़ा। इसके बाद फिर हम लोगों ने पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे हम लोग जानते हैं प्रकाश। इसके आगे हम लोग जानेंगे कि प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में? प्रतिबिंब। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, अगर हम प्रतिबिंब को सरल भाषा में समझाएं तो प्रतिबिंब जो होता है वो आप एक आईने में, जिसे दर्पण भी बोलते हैं, तो जब आप दर्पण के सामने में खड़े होते हैं तो आपका उसमें आकृति बनता है कि नहीं बनता है? तो उसमें आकृति बनता है दर्पण में, तो उसी आकृति को प्रतिबिंब कहा जाता है। आया समझ में? यानी अगर किसी दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का दर्पण में आकृति बन जाता है, तो उस आकृति को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। आया समझ में कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं? याद रखिएगा, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जब किसी वस्तु को किसी भी दर्पण के सामने रखा जाता है तो उस दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, तो उस आकृति को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब जो है वह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब इसका एक और नाम होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, है ना। जो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अच्छा, वास्तविक और काल्पनिक का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हम एक लाइन खींच रहे हैं तो ये लाइन क्या है? वास्तविक है। और काल्पनिक लाइन की बात किया जाए तो काल्पनिक लाइन को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ वास्तविक लाइन और ये हुआ काल्पनिक लाइन। तो अब समझ में आ गया होगा वास्तविक क्या होता है और काल्पनिक क्या होता है। तो यहाँ प्रतिबिंब की बात किया जा रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जो वास्तविक कटान से बनता है, जो वास्तविक कटान से बनता है उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और जो काल्पनिक कटान से बनता है उसे बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, अब कई बार होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर पूछ देता है कि दोनों में क्या अंतर है, बताइए। तो सबसे पहला अंतर तो ये कि यह क्या होता है? यह वास्तविक कटान से बनता है, यह वास्तविक कटान से बनता है, और ये क्या है? ये काल्पनिक कटान से बनता है ना। दूसरा नंबर इसका अंतर क्या होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब में जो होता है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दा का मतलब जैसे सिनेमा घर में देखे होंगे, तो सिनेमा घर में जो प्रतिबिंब बना होता है वो प्रतिबिंब जो होता है, कौन सा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। और सिनेमा घर में जो प्रतिबिंब बनता है वो पर्दे पर बनता है। कहाँ बनता है? पर्दे पर। ठीक है, तो इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा नंबर क्या अंतर है? तो तीसरा नंबर यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है? प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के आगे बनता है। किस ओर बनता है? दर्पण के आगे। तो याद रखिएगा, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के आगे बनता है। ठीक है, और जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनता है? दर्पण के पीछे। ठीक है, कोई दिक्कत? चौथा अंतर क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत?
वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है, बाकी इतना ही अंतर रहने दीजिए, 4 अंतर काफ़ी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। ठीक है, अब इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे हम लोग चलेंगे समतल दर्पण की विशेषताएं। ठीक है, समतल दर्पण की क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी समतल दर्पण के अंदर क्या क्या क्वालिटी है उसके बारे में जानिए। ठीक है, तो समतल दर्पण की विशेषताएं, पॉइंट का नाम लिखते हैं। समतल दर्पण की विशेषताएं, समतल दर्पण की विशेषताएं। समतल दर्पण की पहली विशेषता जो है वो ये है कि समतल दर्पण में आप देखे होंगे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। कैसा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है और साथ ही साथ सीधा भी बनता है। क्या बनता है, वस्तु के सीधा बनता है ना। ऐसा थोड़ा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के उल्टा बनता है, नहीं, है ना, वस्तु के सीधा बनता है। ठीक है, याद रखिए। तो काल्पनिक प्रतिबिंब, समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। दूसरा क्या क्वालिटी है इसके अंदर, तो इसके अंदर ये क्वालिटी है कि आप देखे होंगे कि वस्तु को जितना दूर दर्पण से रखा जाता है प्रतिबिंब भी उतना ही दूर बनता है। चाहे वस्तु को नजदीक रखेंगे तो प्रतिबिंब भी नजदीक बनेगा, वस्तु को दूर रखेंगे समतल दर्पण के से दूर रखेंगे तो वस्तु भी दूर ही बनेगा, है ना। आप देखे होंगे समतल दर्पण में कि आप जब पीछे हटिएगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, धीरे धीरे पीछे हटता है। अगर आप आगे की ओर जाएगा तो प्रतिबिंब भी आगे की ओर आएगा। तो ये समतल दर्पण की दूसरी क्वालिटी है कि वस्तु को, है ना, वस्तु को जितना दूर पर रखा जाता है, जितना दूर पर रखा जाता है प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब भी उतना ही दूर पर बनता है, दूर पर बनता है। ठीक है, दूसरा क्वालिटी हो गया। और समतल दर्पण की तीसरी क्वालिटी क्या है, तो समतल दर्पण की तीसरी क्वालिटी ये है कि यह वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, समतल दर्पण की तीसरी क्वालिटी हो गया। चौथी क्वालिटी क्या है, तो समतल दर्पण में आप देखिएगा तो दायां हाथ आपको बायां दिखाई देगा और बायां हाथ दायां दिखाई देगा, अर्थात इसमें पार्श्व विपरिवर्तन का गुण होता है। पार्श्व, इसको पार्श्व बोलते हैं। ठीक है, पार्श्व विपरिवर्तन का गुण, यानी इसमें कौन सा गुण होता है समतल दर्पण में, पार्श्व विपरिवर्तन का गुण होता है। पार्श्व विपरिवर्तन कहते किसे हैं, तो कहेंगे कि वैसा गुण या वैसी घटना जब समतल दर्पण के आगे वस्तु को रखा जाता है तो उसका दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, पार्श्व विपरिवर्तन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या है, अगर और भी लिखना चाहते हैं तो 5 को क्वालिटी काफ़ी है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी हम बताए थे कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और जबकि समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है तो इसलिए इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। कितना हो गया होगा कंप्लीट। ठीक है, पार्श्व विपरिवर्तन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा कि दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे जो पढ़ना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन के बारे में। ठीक है, इसको मिटाते हैं और चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। अब जानते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है,
तो इसको एक फिगर के माध्यम से समझिए। मान के चलिए ये कोई अपवर्तक सतह है, सॉरी परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह है, ठीक है, परावर्तक सतह है, ठीक है। परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो वैसा सतह जिससे प्रकाश की किरण टकरा करके पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है, उसे बोलेंगे परावर्तक सतह, ठीक है। अब मान के चलिए कि प्रकाश की किरण आई और इस सतह पर पड़ी, ठीक है। तो प्रकाश की किरण आने के बाद इस सतह पर इस बिंदु पर जाकर के पड़ी, तो इस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु बोलेंगे? आपतन बिंदु, ठीक है। यानी प्रकाश की किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। सारा परिभाषा याद रखिएगा। प्रकाश की किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है, ठीक है। और जो आ रही है प्रकाश की किरण, इस प्रकाश की किरण को बोलते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। यानी आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण इस परावर्तक सतह पर पड़ती है तो पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम, मान के चलिए हवा अगर माध्यम था तो ये हवा में ही लौट कर चला गया, नीचे की ओर दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं किया, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आई थी उसी माध्यम में लौट गई, तो इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। हालांकि जो प्रकाश की किरण जो जाने वाली होती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। यानी परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। और इस परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच एक लंब खींचा जाता है जिसे अभिलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलंब, ठीक है। तो अभिलंब किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण आपतित किरण के बीच एक लंब खींचा जाता है जिसे अभिलंब कहा जाता है। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या बोलते हैं? अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बीच में यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे बोलते हैं आपतन कोण, और इसे आई के द्वारा सूचित किया जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी एक कोण बनता है जिसे आर के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? हाँ, ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण को आई के द्वारा सूचित करते हैं जबकि परावर्तन कोण को आर के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इतना चीज हो गया, पूरा चीज समझ ली है ना, सबका परिभाषा भी समझ ली। अब समझते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। फिर से एक बार, जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वह पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। बारी बार से एक बार फिर से देख लेते हैं। आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहा जाता है, और आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतित किरण जब परावर्तक सतह पर आकर पड़ती है तो लौट कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। लौट कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। और आई आपतन कोण किसे कहते हैं? तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जबकि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। सबका परिभाषा हो गया। अब चलते हैं इसके बाद। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें से पहला नियम हमारा ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही सतह पर होते हैं या एक ही समतल में होते हैं। ये आप लाइन जो देख रहे हैं एक ही समतल पर है कि नहीं, एक ही सतह पर है कि नहीं, तीनों लाइन आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों क्या है? एक ही सतह पर है। तो हम कहेंगे कि तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं या एक ही सतह पर होते हैं। कौन कौन? तो आपतित किरण, आपतित किरण और क्या है? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब। ये तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं?
तीनों की तीनों एक ही समतल में होती है। दूसरा क्या है, तो दूसरा जो होता है वो ये कि आपतन कोण अर्थात कोण आई बराबर होता है कोण आर के, यानी कोण आई को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं आपतन कोण जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या इतना समझ में आया आप लोग को, आया समझ में, ठीक है। तो आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे पढ़ना है हमें दर्पण के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, दर्पण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलते हैं दर्पण की ओर। दर्पण की ओर चलते हैं, ठीक है। अब जानते हैं दर्पण। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दर्पण कहते किसे हैं, दर्पण कहते किसे हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी, यानी वैसा ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा सतह, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है, या फिर इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि जिसका एक भाग समतल एवं चिकना होता है और दूसरा भाग क्या होता है, कलर किया हुआ रहता है, उसे बोलते हैं दर्पण। सबसे आसान भाषा ये याद रखिएगा कि वैसा दर्पण है ना, जिसका एक सतह कलर किया हुआ रहता है और दूसरा सतह चिकना रहता है एवं समतल रहता है। क्या रहता है, चिकना एवं समतल रहता है। जरूरी नहीं हो कि समतल ही हो, ठीक है, वो इस तरीके से उभरा हुआ भी रह सकता है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं अवतल दर्पण उभरा हुआ रहता है थोड़ा सा, ठीक है। तो दर्पण जो होता है किसे कहते हैं, जिसका एक भाग चिकना होता है तथा दूसरा भाग रंगा हुआ रहता है, उसे क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। और या तो ऐसे बोल सकते हैं जिसका नियमित परावर्तन होता है। हालांकि ये दूसरा परिभाषा इसलिए नहीं आपको बोल रहे हैं क्योंकि हम नियमित परावर्तन के बारे में आपको नहीं पढ़ाए हैं अभी, ठीक है। एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन, तो इसके बारे में हम आपको नहीं पढ़ाए, इसलिए हम इसका दूसरा परिभाषा नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। वरना हम शुरू में ही बोल दिए होते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको उस परिभाषा को बोल रहे हैं जिसको आपको थोड़ा सा आसान हो याद करना। तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि जिसका एक सतह चिकना होता है और दूसरा सतह क्या होता है, कलई किया हुआ है या रंगा हुआ रहता है, उसे बोलते हैं दर्पण, ठीक है। दर्पण जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, यानी तीन तरह के होते हैं। दर्पण कितने तरह के, तीन तरह के होते हैं, या तीन प्रकार के होते हैं। जिसमें से पहला जो होता है वो होता है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। दूसरा होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। और तीसरा होता है परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण, ठीक है। यानी दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, एक गोलीय दर्पण, दूसरा समतल दर्पण और तीसरा परवलयिक दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो जो खोखले गोले का एक भाग होता है, जो खोखले गोले का एक भाग होता है उसे बोलते हैं गोलीय दर्पण। समतल दर्पण सेम टू सेम परिभाषा याद रखना है, जिसका एक भाग चिकना एवं समतल होता है तथा दूसरा भाग कलई किया हुआ रहता है, उसे बोलते हैं समतल दर्पण, ठीक है। जिसका एक भाग चिकना एवं समतल होता है तथा दूसरा भाग कलई किया हुआ रहता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं, तो जो पूर्णतः गोलाकार नहीं, जैसे वो क्या होगा, परवलयिक दर्पण इस तरीके से होगा, तो ये पूर्णतः गोलाकार नहीं है, ठीक है। तो जो पूर्णतः गोलाकार नहीं होता है उसे बोलते हैं परवलयिक दर्पण, ठीक है। कोई दिक्कत। अब इसके बाद याद रखिएगा ये जो गोलीय दर्पण होता है, ये जो आप देख रहे हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, और जो दूसरा होता है वो होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो उत्तल दर्पण कहते हैं जिसका आंतरिक भाग कलर किया हुआ रहता है, जिसका आंतरिक भाग
कलर किया हुआ रहता है उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। ये इस तरीके से ना होकर के इस तरीके से होता है, ठीक है। जिसका आंतरिक भाग कलर किया हुआ रहता है उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, ठीक है। और जिसका बाहरी भाग कलर किया हुआ रहता है, नहीं ये इसी तरीके से होता है, ठीक है। जिसका आंतरिक भाग कलर किया हुआ रहता है उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण, और जिसका बाहरी भाग कलर किया हुआ रहता है उसे बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। यानी इसको दो तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, ये चिकना भाग जो देख रहे हैं, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, उठा हुआ रहता है, उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब जानते हैं इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो इन दोनों के अंतर हम लिखेंगे नहीं, हम समझा देते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। उत्तल दर्पण जो होता है एक तरह से कह सकते हैं, इसे बोला जाता है अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है। इन दोनों में अंतर, पहला अंतर यह है कि इसे बोलते हैं अपसारी दर्पण। कौन सा दर्पण, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं और इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं अपसारी दर्पण और इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा अंतर यह है कि आप इसमें अभी हम इसका परिभाषा से भी बोल दें कि इसका क्या होता है, इसका आंतरिक भाग कलर किया हुआ रहता है और इसमें क्या होता है, इसमें बाहरी भाग कलर किया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये भी अंतर लिख सकते हैं कि इसमें बाहरी भाग कलर किया हुआ रहता है। तीसरा जो होता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना, हालांकि यहाँ प्रतिबिंब के बारे में नहीं पढ़ना है, क्लास 10 में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना वो हमेशा छोटा बनता है, क्या बनता है, छोटा। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और वस्तु के आकार के बराबर भी बनता है, ठीक है। एक अंतर और बता देते हैं, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक बनता है, क्या बनता है, काल्पनिक, काल्पनिक एवं सीधा बनता है, ठीक है। और जबकि अवतल दर्पण प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक यानी उल्टा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक भी बनता है, अर्थात सीधा भी बनता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। यानी वस्तु का उल्टा भी बनता है और वस्तु का सीधा भी प्रतिबिंब बनता है इसमें, ठीक है, अवतल दर्पण में। तो ये आपका अंतर भी हो गया दोनों में, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में मतलब दोनों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में जानते हैं। तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब जानते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहला नंबर टॉर्च में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, टॉर्च में, ठीक है। दूसरा नंबर इसका इस्तेमाल किया जाता है सौर भट्टिये में, सौर भट्टिये में किया जाता है। तीसरा इस्तेमाल रोगियों की नाक, कान, गले इत्यादि के जांच में भी किया जाता है, ठीक है। चौथा इस्तेमाल इसका गाड़ियों की हेडलाइट में किया जाता है, गाड़ियों की हेडलाइट में किया जाता है। पांचवा इसका सोलर कुकर में किया जाता है, सोलर कुकर में भी किया जाता है इसका इस्तेमाल, ठीक है।
और छठा नंबर, इसका इस्तेमाल दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में भी किया जाता है। ये दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में, ठीक है, दाढ़ी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आपको 6 अंतर ये क्या बोलते हैं, 6 इस्तेमाल बताए हैं। पहला इसका इस्तेमाल किया जाता है टॉर्च में, यानी इसलिए टॉर्च में इसका इस्तेमाल किया जाता है अवतल दर्पण को, क्योंकि आपको पता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो यानी टॉर्च में इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ये क्या करता है, सारी की सारी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। इसलिए जब आप टॉर्च जलाते हैं तो सारा का सारा प्रकाश एकत्रित होकर के एक जगह जमा हो जाता है। ठीक है, और अवतल दर्पण का यही काम होता है, सारे के सारे प्रकाश की किरणों को एक जगह जमा कर देता है, इसीलिए टॉर्च में किया जाता है। सौर भट्टी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कई सारे सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं और अवतल दर्पण का इस्तेमाल करके सूर्य के प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर दिया जाता है सौर प्लेट पर। ठीक है, जिसके कारण सौर प्लेट ज्यादा वर्क करता है। ठीक है, तो सौर भट्टी हो गया। इस तरीके से रोगियों की नाक, कान, गले इत्यादि के जांच में भी किया जाता है। यानी अगर रोगियों के नाक, कान और गले में कोई अगर खराबी आ जाए तो उसको चेक करने के लिए एक लेजर टाइप का टॉर्च रहता है, जिससे मतलब उसमें जो अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है उस लेजर में, और उससे चेक किया जाता है कि अंदर में क्या खराबी। ठीक है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल यहाँ भी किया जाता है। और इसका इस्तेमाल गाड़ियों के हेडलाइट में भी, गाड़ियों का जो आगे वाला लाइट होता है, जो हेडलाइट जिसे बोलते हैं, उस लाइट में भी अवतल दर्पण लगा रहता है, जो क्या काम करता है, सारे प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर जमा कर देता है। उसके बाद हो गया सोलर कुकर में। सोलर कुकर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सोलर कुकर में क्या आता है, अवतल दर्पण यहाँ लगा दिया जाता है और यहाँ पे इस तरीके से एक चूल्हा प्रकार का रहता है, चूल्हा रहता है, और सारी की सारी अवतल दर्पण प्रकाश की किरणें आती है और प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जमा होकर के इस बिंदु पर आ जाती हैं, और आने के बाद आप उस पर खाना भी बना सकते हैं। ठीक है, सोलर कुकर के बारे में क्लास 10th में पढ़ना है। उसके बाद आते हैं दाढ़ी बनाने में। इसका इस्तेमाल जो किया जाता है अवतल दर्पण का, वो दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, यानी इसका इस्तेमाल दाढ़ी बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण क्या होता है कि अगर जो दाढ़ी बनाता है, जो नाई होता है, जो दाढ़ी बनाता है, उसको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, यानी कटे छटे ना, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है सब ये अवतल दर्पण का। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने में भी होता है। अब जानते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। अब किसके जानते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग ज्यादा जगहों पर नहीं किया जाता है, इसका मात्र 2 ही जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला जो किया जाता है वो है स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट बताएंगे इसके बारे में। दूसरा जो इस्तेमाल किया जाता है वो साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका इस्तेमाल कहाँ, स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट का कहने का मतलब ये होता है कि आप देखे होंगे सड़कों पर जो लाइटें लगी रहती है उस लाइट को बोलते हैं स्ट्रीट लाइट। ठीक है, और वहाँ पर इस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल दर्पण का। क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अभी ये उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, अप का मतलब फैलना होता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, सारे के सारे प्रकाश की किरणों को फैला देता है। अवतल दर्पण एक बिंदु पर ला देता है और उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो हम इसीलिए इसका इस्तेमाल, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल हम स्ट्रीट लाइट में करते हैं। यानी वहाँ पर जो इस तरीके से लाइटें लगी रहती है वो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को वहाँ पे फैला देता है, जिसकी वजह से आने वाला जो गाड़ी रहती है उसको आसानी से रात में दिखाई देता है। ठीक है, तो स्ट्रीट लाइट में हो गया। दूसरा जो हो गया साइड मिरर। साइड मिरर में इसका इस्तेमाल, गाड़ियों के जो साइड मिरर होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल इसलिए उसमें किया जाता है क्योंकि आपको पता है कि गाड़ियों की जो साइड मिरर होती है, ठीक है, मतलब जो उसमें क्या बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है उसमें क्या बनता है, छोटा प्रतिबिंब, अर्थात छोटा प्रतिबिंब बनने का जो गुण है वो उत्तल दर्पण में बनता है। ठीक है, जब आप प्रतिबिंब के बारे में पढ़िएगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, क्लास 10 में पढ़ना है। हालांकि अभी इसके बारे में यहाँ पे बेसिक दिया गया है। ठीक है, इसीलिए हम उतना नहीं चल रहे क्योंकि क्लास 10 में टोटल पढ़ना है। ठीक है, तो साइड मिरर के रूप में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है,
ठीक है। तो इसीलिए साइड मिरर में इसका इस्तेमाल दिया जाता है ताकि पीछे से आने वाले जितना भी गाड़ी है उस गाड़ी को एक छोटे से शीशे में टोटल का टोटल कवर हो जाए, ठीक है, और पूरा का पूरा दिखाई दे, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान के चलिए साइड मिरर में उत्तल दर्पण की जगह पर अगर समतल दर्पण रख देंगे, तो समतल दर्पण को अगर लगाएंगे तो जो पीछे से गाड़ी आ रहा है, बड़ा बड़ा गाड़ी आ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब बना पाएगा, मतलब टोटल गाड़ियों का प्रतिबिंब बना पाएगा, उसमें नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि गाड़ी का साइज बहुत बड़ा है और समतल दर्पण प्रतिबिंब जो बनाता है वो बराबर बनाता है। तो गाड़ी का साइज बहुत बड़ा है, तो उस साइज का सोचो कि उस दर्पण में क्या, समतल दर्पण में गाड़ी का खाली अगला भाग दिखाई देगा, पिछला दिखाई नहीं देगा, ठीक है। चाहे एक गाड़ी दिखाई देगा और 4 गो उधर से आ रहा है नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और जहाँ अवतल लगा देंगे, क्योंकि अवतल में और बड़ा प्रतिबिंब होता है, तो पता चला खाली चकवा दिखाई दे रहा है, समझ। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण में हम लोग ये साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उत्तल दर्पण का उपयोग हो गया और अवतल दर्पण का उपयोग हो गया, ठीक है। तो अब हम इसकी आगे जो है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके आगे एक लास्ट वीडियो बनेगा प्रकाश के अपवर्तन और लेंस, ठीक है, और इसके बाद प्रिज्म के बारे में पढ़ाएंगे। ये 3 टॉपिक रह गए हैं जो अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है, और बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे और इस तरीके से आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय।